आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा, जो कि नए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर आधारित है, जो हरियाणा बोर्ड ने सेशन 2022 और 23 के लिए जारी किया है। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने नोटबुक पे तैयार कर रखा है। सबसे पहले है खंड ए, जिसमें भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है। तो आंसर है इसका एक समान वर्तीय गति। दूसरा क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो इसका आंसर है m मल्टीप्लाई v। एम वी यानी कि मल्टीप्लाई का निशान आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद है, डैश से कम आवृत्ति की ध्वनियों को सर्वै ध्वनि कहते हैं, यानी कि इससे कम की जो ध्वनि होती है इंसान उसको सुन नहीं सकता। तो आंसर है 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो कम आवाज़ होती है उसको इंसान सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण का मात्रक व सूत्र लिखिए। आंसर है इसका, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि किसी वस्तु की जो वेग है यानी कि स्पीड है, उसमें जो बदलाव होता है, चेंज होता है, उसकी दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा यह एक सदिश राशि है। और फॉर्मूला इसका जो है ये होता है, त्वरण ए बराबर है v माइनस यू बटे में टी। यहाँ पर जो v है, v का मतलब है अंतिम वेग, और u है जो है वो है प्रारंभिक वेग यानी कि शुरुआती स्पीड, और t जो है समय है, टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। आंसर देखें, जब बस गति की अवस्था में होती है, यानी कि जब बस चल रही हो, तो हमारा सारा शरीर भी गति की अवस्था में होता है। तो जो हमारा शरीर है वो भी गति की दिशा में ही, मतलब गति में होता है। परंतु जब अचानक बस रुकती है, लेकिन जब अचानक ब्रेक लगा दिया जाए, जब बस रुक जाए, तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो विराम अवस्था में आ जाता है, यानी कि हमारे शरीर का जो नीचे का हिस्सा है वो विराम अवस्था में रहता है, यानी कि एक जगह रहता है। परंतु ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है, यानी कि जो हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है वो जड़त्व के नियम के कारण गति में ही रहने की कोशिश करता है, यानी कि जो बस चल रही है उस गति के साथ ही गति में रहने की कोशिश करता है, तो जिस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। यानी कि जो ध्वनि है वो टकराकर जब वापस आती है तो कहता है कि उसके दो व्यवहारिक उपयोग लिखे, यानी कि कहाँ पर इसका यूज होता है। पराध्वनि, यानी कि पराध्वनि का मतलब है कि ध्वनि टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर जब वो वापस आए, परावर्तन हो, का उपयोग गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़कर बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि पराध्वनि का उपयोग जो गुर्दे में पथरी हो जाती है उसको तोड़कर बारीक कर बाहर निकालने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है, चमगादड़ पराध्वनि के उपयोग से रात के समय अपने रास्ते का एहसास करते हैं। यानी कि चमगादड़ जो होते हैं अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पराध्वनि का प्रयोग करके रात के समय जो है अपने रास्ते के बारे में एहसास करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं, और शिकार को भी पकड़ते हैं। क्योंकि जो ध्वनि होती है जिस वस्तु से टकराकर वापस उसके पास आती है, चमगादड़ के पास, वैसी ही इमेज उसके मस्तिष्क में बन जाती है, और उससे ये पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्किमिडीज का सिद्धांत की व्याख्या करें, उसके अनुप्रयोग भी लिखें। आंसर देखें, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी दरों में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो इसके भार में कमी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु को अगर हम पानी में डुबोते हैं या थोड़ा बहुत डुबोते हैं, आधा डुबोते हैं, तो कहता है कि जो वस्तु हम डुबोएंगे उसके भार में, यानी कि जो उसका वजन है उसमें कमी आ जाती है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो उस वस्तु के द्वारा दो द्रव है, यानी कि जो पानी है वो हटाया गया है, उसके बराबर भार होता है।
उदाहरण के लिए देखें, व्याख्या कर रखी है, नीचे उदाहरण दे रखा है। एक बीकर को पूरा पानी से भर ले, यानी कि यूँ मान लीजिए कि एक गिलास है, उसको पूरा पानी से भर ले, इसे एक ट्रे पर रख लें और उस गिलास को ट्रे पर रख लें। अब एक धागे की सहायता से पत्थर को कमानीदार तुला से लटकाएं, यानी कि अब एक धागा लें, उस धागे पर पत्थर बांध दें और जो कमानीदार तुला है, यानी कि जो नापने के जो यंत्र होता है, उसके उस पर उसको बांध दें। पत्थर का भार नोट कर लें और पानी में डुबोने से पहले उसका वजन जो है नोट कर लें कि उसमें कितना वजन है। धागे से लटकाए गए पत्थर को धीरे धीरे पानी में डुबो दें और अब उसके बाद जो है, जो पत्थर धागे से बांधा है उसको धीरे धीरे करके पानी में डुबो दें। बीकर से कुछ पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि जो गिलास है आपका बीकर, ये जो है साइंस का उपकरण है जिसमें हम द्रव लेते हैं, लेकिन मैंने गिलास का एग्जांपल इसलिए दिया है कि आपको समझ में आ जाए। गिलास जो आपने भरा हुआ लिया था पानी का, अगर उसमें आप पत्थर डालोगे तो उसमें से जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। अब पत्थर का भार नोट करें और उसके बाद जब आपने पत्थर को गिलास में डुबो दिया है, डुबोने के बाद अब उस पत्थर का भार नोट करें, यानी कि एक बार तो भार तब नोट करना है जब पानी में पत्थर को नहीं डाला है, और एक बार भार को तब नोट करना है जब आपने पत्थर को पानी में डाल दिया है। अब ट्रे में एकत्रित पानी का भार नोट करें और जो पत्थर डुबाने से जो पानी निकला था और जो ट्रे में जमा हो गया था, कहता है कि अब उस जो ट्रे के अंदर जो पानी है उसको नोट कर लें, उसका भार नोट कर लें। ट्रे के अंदर जो पानी है, यह भार पत्थर के भार में कमी के बराबर होगा, यानी कि जो पानी का वजन होगा वो उसके बराबर होगा जो पानी में डालने के बाद जो पत्थर का वजन कम हुआ था उसके बराबर होगा। अनुप्रयोग, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी जलयान बनाए जाते हैं, यानी कि इस सिद्धांत के ऊपर ही जो पनडुब्बी होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं उनको इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। जलयान यानी कि जो जल में चलने वाले यान होते हैं उनको बनाया जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी ये दोनों उपकरण इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? आंसर देखें, जब हम साइकिल चलाते हैं तब शरीर की पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियों की जो शक्ति होती है जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, क्योंकि हमारी जो साइकिल है उसको गति मिलती है। पेशीय ऊर्जा द्वारा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में भी बदल जाती है, यानी कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो सड़क के साथ घर्षण करती है और घर्षण की वजह से जो है कुछ ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित यानी कि बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखें। आंसर देखें, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा के दो उदाहरण दीजिए। स्थितिज ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी वस्तु की जो स्थिति है उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार जो ऊर्जा है उसके अंदर उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या फिर वस्तु के अंदर जो आकार में परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है mgh के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर देखें, बांध में संचित जल की ऊर्जा, यानी कि जो बांध में जो पानी इकट्ठा कर रखा है उसके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जब बांध टूटता है तो कितनी स्पीड से पानी निकलता है, तो वो उस ऊर्जा की वजह से इतनी स्पीड के साथ पानी निकलता है। ताने हुए धनुष की ऊर्जा, यानी कि जो धनुष में आपने जब धनुष के अंदर जो तीर है अगर उसको खींच रखा है, तान रखा है, तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो कितनी तेज़ स्पीड के साथ आगे की ओर बढ़ता है। तो जो ताना हुआ धनुष है, यानी कि जो धनुष आपने खींच रखा है, उसके अंदर जो एनर्जी है ना उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि वो ऊर्जा उसकी स्थिति के अनुसार उसके अंदर है।
उसके बाद नेक्स्ट है खंड ब रसायन रसायन विज्ञान। ये रसायन विज्ञान के जो है क्वेश्चन है। भारत का एसआई मात्रक है, जो भार का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो आंसर है 2 8 7। पहले में 2, दूसरे में 8, उसके बाद 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? यानी कि एक गिलास के अंदर आप जब ठंडा पानी डाल देते हैं तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि गिलास के बाहर भी जो है पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो कहता है कि वो कैसे आती हैं। आंसर देखें, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें वायु में उपस्थित जल वाष्पों से संघनित होने के कारण नजर आती है। यानी कि हवा के अंदर जो नमी होती है ना, वो जो नमी है गिलास के संपर्क में आके वो जम जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है गिलास के बाहर आपको नमी नज़र आती है, यानी कि पानी की बूंदें नज़र आती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक हैं? तो इनमें से ये बताना कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आंसर देखें, खाना पकाना। खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। यानी कि जो गर्मी है उसकी वजह से उसकी जो अवस्था में बदलाव हो गया, तो वो क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना, यहाँ पर भी जो जल है वो जो है बदल गया किसमें? भाप में, तो ये है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है लकड़ी और कागज का जलना, ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन क्या है? विलयन के गुण लिखिए। आंसर देखिए, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का जो मिश्रण है, सहमांगी मिश्रण, उसको विलयन कहते हैं। और विलयन के जो गुण हैं, विलयन एक सहमांगी मिश्रण है और इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास होता है 1 mm, यानी कि 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं। यानी कि इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। यही बात लिख रखी है आगे, इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। यानी कि जो टिंडल इफेक्ट है, वो टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं होता, क्योंकि इसके कण जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जो प्रकाश की किरण है वो इसमें से सीधी गुजर जाती है, फैलती नहीं है। तो इस वजह से इसमें टिंडल इफेक्ट जो है आपको नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए द्रव्यमान संख्या और समभारिक। पहला देखें, द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी तत्व का जो परमाणु है उसके नाभिक में जो उपस्थित यानी कि है, क्या चीज़ है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उनकी जो संख्या है उसके योग को, यानी कि जो टोटल जोड़ है, उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तत्व का द्रव्यमान संख्या को ए संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको जो है ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर है P+n, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका दोनों का जोड़ जो है द्रव्यमान संख्या है। उदाहरण ले रखा है, उदाहरण के लिए सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि जो सोडियम का जो परमाणु है उसके अंदर 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, इसलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बन गया 11 + में 12 23। नेक्स्ट है समभारिक। ये वे भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। यानी कि ये भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका द्रव्यमान जो है एक समान होता है।
उदाहरण देखें, कैल्शियम तत्व की परमाणु संख्या 20, यानी कि कैल्शियम जो है उसकी जो परमाणु संख्या है वो 20 है और ऑर्गेनिक तत्व की 18 होती है, परंतु इन दोनों तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या जो है वो 40 है। यानी कि यहाँ पर देखें दोनों की 40 बराबर है और ये अलग अलग है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखें। इनके नाम बताने हैं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और दूसरा है इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम है, इसको कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। अगला है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान है, H का परमाणु द्रव्यमान होगा 1U, N का परमाणु द्रव्यमान होगा 14, O का परमाणु द्रव्यमान होगा 16 और इसका जो फॉर्मूला है निकालने का 1 ये लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा आपका 63U। अगला क्वेश्चन देखें, मोल से क्या अभिप्राय है, मोल का मान कितना होता है। आंसर देखें, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। दोबारा देख लीजिए एक बार, मोल पदार्थ की वह मात्रा है, यानी कि मोल जो है पदार्थ की वह मात्रा, यानी किसी पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम में जितने विद्यमान परमाणु हैं उनके बराबर होती है। यानी कि मोल की जो पदार्थ की मात्रा है वो कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उसके बराबर होगी, और एक मोल पदार्थ में उसके 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 का कण 10 की पावर 23 कण उपस्थित होते हैं। उसके बाद है खंड से जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो आंसर है कोशिका। अगला क्वेश्चन है, मेंढक का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो 3 कक्षीय होता है। विषाणु से होने वाले रोग हैं, यानी कि कौन से रोग जो है विषाणु की वजह से होते हैं, तो आंसर है खांसी जुकाम, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा, यानी ये तीनों बीमारियां जो हैं विषाणु की वजह से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को डैश कहते हैं, सथल मंडल, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो सबसे बाहरी परत है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको सथल मंडल कहते हैं। अगला है, किस स्रोत से मछलियां प्राप्त की जाती है, यानी कि हमें मछलियां कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो समुद्र से है और अंतःस्थलीय स्रोत, अंतःस्थलीय स्रोत मतलब तालाब, जोड़ वगैरह, नदियाँ वगैरह, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को डैश कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतःफसलीकरण, अंतःफसलीकरण। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो आंसर है इसका जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 अंतर लिखिए। इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। सबसे पहले प्रीकैरियोटिक कोशिका। फर्स्ट पॉइंट है, प्रीकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से 10 के बीच होता है और इसका आकार जो होता है 5 से 100 के बीच होता है, UM के बीच होता है। इसके अंदर प्रीकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, इसके अंदर केंद्रक स्पष्ट नहीं होता और इसके अंदर केंद्रक स्पष्ट होता है। अगला है, केंद्रक क्षेत्र में झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, जो केंद्रक होता है वो झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता और यहाँ पर जो है केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और इस कोशिका के अंदर 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। .
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? आंसर देखें। विद्यालय में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक हैं। नंबर 1, यदि कोई विद्यार्थी रोगग्रस्त हो जाए तो उसके अन्य विद्यार्थियों के साथ उठने बैठने तथा खेलने पर रोक लगा देनी चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी बीमार हैं उसको स्वस्थ विद्यार्थियों से अलग रखें। उसके बाद दूसरा है, विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि स्वच्छ पानी की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय की कैंटीन में सभी खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। और अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी भी दी जानी चाहिए, यानी कि विद्यार्थी को ये बताना चाहिए कि स्वस्थ रहेंगे तो आपको क्या क्या लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, स्थलचर और सरीसृप जंतुओं में 4 अंतर लिखिए। दोनों के बीच में अंतर बताना है। पहले है जल स्थलचर जंतु। ये जंतु पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। नाम से ही पता लग जाता है, जल भी है और स्थल भी है। तो ये वो जंतु हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल मतलब ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इनकी जो स्किन है, त्वचा है, उस पर श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। इनकी त्वचा सल्क रहित होती है, यानी कि सल्क नहीं होते। इनमें श्वसन क्लोम, फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है और इनके हृदय त्रिकक्षीय होते हैं, यानी कि जो इनके दिल हैं वो 3 कक्षीय होते हैं। अगले में जो सरीसृप है ये केवल सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि जो सरीसृप है ये केवल सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, यानी कि ये वो जीव हैं, जंतु हैं जो केवल ज़मीन पर रहते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। जो ऊपर वाला था जल स्थल पर स्थलचर, उसमें जो श्लेष्म ग्रंथियाँ थी वो पाई जाती हैं, होती हैं उनमें, और इनमें नहीं होती। इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, उसमें नहीं थे और इसमें है। सल्क इनके शरीर पर यानी कि त्वचा पर पाए जाते हैं। इनमें श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि ये जो है सांस केवल फेफड़ों से लेते हैं, और वहाँ पर बताया गया था क्लोम, फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा सांस लेते हैं वो, और यहाँ पर जो है सरीसृप केवल फेफड़ों से सांस लेते हैं। और इनके हृदय त्रिकक्षीय होते हैं, यानी कि हृदय दोनों के ही त्रिकक्षीय हैं। जल स्थलचर के भी हृदय जो है त्रिकक्षीय हैं और सरीसृप जंतु के भी त्रिकक्षीय हैं। नेक्स्ट है, जाइलम के संगठक कौन कौन से हैं? आंसर देखें। जाइलम के संगठक हैं नाम उनके वाहिका, वाहिनिका, जाइलम, पेरेकाइमा और जाइलम जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर संयोजी ऊतक के 2 कार्य लिखिए। आंसर देखो। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो एरियोलर संयोजी ऊतक हैं, त्वचा यानी कि जो हमारी स्किन है और जो मांसपेशियां हैं उनके बीच जो रक्त नलिकाएं हैं उनके चारों ओर और तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, यानी कि उनके चारों ओर नसों के अंदर और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कार्य इनके काम क्या है? यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरते हैं, यानी कि अंगों में जो खाली जगह होती है उनको भरने का काम करते हैं। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करते हैं, यानी कि उनको सहारा देते हैं। और एरियोलर ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं, यानी कि ये ऐसे ऊतक हैं एरियोलर ऊतक जो अगर ऊतकों में जो टूट फूट हो जाती है उनको उनकी मरम्मत का काम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पेरेकाइमा, कालेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा में 3 अंतर लिखें। आंसर देखें। सबसे पहले है पेरेकाइमा। पेरेकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और दूसरे में जो कैलेकाइमा है इसमें भी जो है इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा है पेरेकाइमा के अंदर, पेरेकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है, यानी कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है।
इनकी कोशिका भित्ति पौधों को लचीला बनाती है, यानी कि इसकी वजह से ही पौधों में जो है लचीलापन होता है। लचीलापन यानी कि पेड़ जो आसानी से मुड़ तुड़ सकता है। और उसके बाद है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, इनकी कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है, यानी कि जो किनारे होते हैं, जो कोने होते हैं वो मोटे होते हैं। वहाँ पर ऊपर जो था वो पतले बताए थे, उनकी कोशिका भित्ति जो है पतली थी, और यहाँ पर बताया है कि इस भित्ति के जो कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वो मोटे होते हैं। उसके बाद इनकी कोशिका भित्ति पौधों को मजबूत व लचीला बनाती है। पहले वाले में बताया था केवल लचीला बनाती है, यहाँ पर कहता है कि मजबूती भी प्रदान करती है और लचीला भी बनाती है। उसके बाद है, इनमें कोशिका भित्ति लिग्नन की बनी होती है, उसमें सेलुलोज की बनी थी, इसमें लिग्निन की बनी है। और इनमें कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है, और यहाँ पर बताया है मोटी होती हैं। पहले में बताया था पतली, दूसरे में बताया था कि किनारों से मोटी, और यहाँ पर बताया है कि ये स्केलेरेकाइमा जो होती है वो मोटी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है। पौधों को दृढ़ तथा कठोर बनाती हैं, दृढ़ भी बनाती है और कठोर भी बनाती है, पर यहाँ पर ये जो है लचीला नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के 2 कार्य लिखें। रंध्र के कार्य बताने हैं, यानी कि पत्तियों में जो पेड़ों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र बोलते हैं, और इन्हीं रंध्र से जो है पेड़ सांस लेते हैं। पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि जो पेड़ जो सांस लेते हैं जिसके लिए गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जैसे हम इंसान हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो गैसों का जो आदान प्रदान यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने का जो काम होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। उसके बाद है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी कि पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा नमी है यानी कि पानी है, इन्हीं रंध्रों से वाष्प यानी कि भाप बनकर जो है पानी बाहर निकलता है, अतिरिक्त जल यानी कि एक्स्ट्रा जल। तो ये था आपका क्लास 9th का साइंस का पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।